हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम 2022 यानी कि 2022 का सलूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। जो हमारा 2024 का पेपर हुआ था उसका यहाँ पे पूरा का पूरा सलूशन हम आपको कराने वाले हैं कवर। तो चलिए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो जो पहला क्वेश्चन दिया था वो था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति में जो पहला क्वेश्चन था, रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन दिया गया था कि पौधों का जो जीवन होता है ये प्रायः जंतुओं की अपेक्षा अधिक होता है। तो आपको याद रखना है जीवन अवधि क्या है, जीवन अवधि। तो जीवन अवधि हमेशा आपको याद रखना है कि पौधों की अधिक होती है किसकी अपेक्षा, जंतुओं की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन था कि जो मानव में वृषण होते हैं ये कहां स्थित होते हैं। तो मानव में जो वृषण है कहां स्थित होते हैं, वृषण कोश में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इसके बाद दिया गया था कि अनुवांशिकी के जनक कौन थे। तो अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि फील पाव रोग किसके संक्रमण से होता है। तो फील पाव रोग आपको याद रखना है बुचेरिया बैंक्राफ्टी के यहाँ पे जो वायरस होता है जिसके चलते होता है। अगला क्वेश्चन दिया था कि पेनिसिलिन नामक जो प्रतिजैविक है ये किसमें से प्राप्त किया जाता है। तो पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक है इसको हम पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जो स्टेम सेल होती है ये किस प्रकार की जैविक कोशिकाएं होती है। तो स्टेम सेल जो होती है ये अविभेदित जैविक कोशिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जो इंटरफेरॉन होते हैं, इंटरफेरॉन छोटे और कैसे समूह होते हैं। तो इंटरफेरॉन छोटे और प्रोटीन समूह होते हैं यानी कि प्रतिविषाणु प्रोटीन समूह होते हैं। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन था एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना था। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया था कि किसी एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो कि अमर है। तो जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा ले लीजिए, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये क्या होते हैं, अमर हैं। फिर इसके अलावा अगला क्वेश्चन था कि एयूजी कौन सा कोडान है। तो एयूजी हमेशा आपको याद रखना है कौन सा कोडान है। एयूजी जो होता है ये प्रारंभन कोडान होता है या आरंभन कोडान होता है। कैसा होता है, आरंभन कोडान होता है। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था कि एक महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक का नाम लिखिए। तो एक महत्वपूर्ण जैव कीटनाशक कुछ भी आप लिख सकते हैं, बैसिलस thuringiensis आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन था कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा था। तो बायोगैस का जो प्रमुख घटक होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं। जीवों की संख्या में जो वृद्धि होती है उसमें वक्र कैसा प्राप्त होता है, तो जे तथा एस प्रकार के। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वन या तालाब के इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का पिरामिड है यह कैसा होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ऊर्जा का प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा की हानि होती है। तो आपको याद रखना है कितना, 10% ऊर्जा की हानि होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन फिर इसके बाद दिया गया था सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प वाले प्रश्नों को देखिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है। तो जीवन की निरंतरता किसके कारण बनी रहती है, तो प्रजनन के कारण बनी रहती है। किसके चलते बनी रहती है, प्रजनन के चलते जीवों की निरंतरता जो है ये क्या होती है, बनी रहती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किसके चलते बनी रहती है, जीवों की जो निरंतरता होती है ये प्रजनन के चलते बनी रहती है। किसके चलते, प्रजनन के चलते। अगला क्वेश्चन था कि आवृत्त बीजों में भ्रूणपोष होता है। तो आवृत्त बीजों में भ्रूणपोष हमेशा कैसा होता है, ये होता है त्रिगुणित। कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कैसा था कि हीमोफीलिया रोग होता है। तो हीमोफीलिया जो रोग होता है हमेशा आपको याद रखना है कि यह एक एक्स संलग्न जीन होता है, एक्स संलग्न जीन के कारण होने वाला रोग होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद दिया गया था कि डीएनए अंगुली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन से थे। तो डीएनए अंगुली छापन को किसने विकसित किया, एलेक्स जेफरी ने। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आंकोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग कौन सा था। तो आंकोजीन की सक्रियता से कैंसर रोग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन्स। तो प्रथम मानव हार्मोन्स कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से जीव में जीवन में केवल एक बार लैंगिक जनन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूकेलिप्टस का पौधा। यूकेलिप्टस के पौधे में केवल एक ही बार प्रजनन चक्र होता है, लैंगिक जनन चक्र। फिर इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन था सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। तो सही जोड़ी वाले क्वेश्चन में याद रखना है हमेशा आपको क्या हो जाएगा, मुकुलन जो होता है किसमें पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। वैसे टोमी का संबंध किससे होता था, तो पुरुष बंध्यकरण या पुरुष बंध्यकरण यानी कि पुरुष नसबंदी से होता था। इसके अलावा जो रंग वर्णांधता है, रंग वर्णांधता जो है यह एक लिंग संलग्न रोग होता है। इसके अलावा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसके द्वारा अमीबियासिस रोग होता है। इंटरफेरॉन जो होते हैं ये प्रतिरोगाणु पदार्थ होते हैं। साथ ही साथ जीन चिकित्सा का संबंध आनुवांशिक विकार से होता है। और जो परजीवी जंतु होते हैं इसका हो जाएगा परजीन। तो ये आपने देखा सही जोड़ी का पूरा सलूशन 2024 के एग्जाम का। तो अब इसके बाद देखिए हम
इसके बाद जो हमारा एग्जाम था 2024 का, उसमें क्या आया था, तो इसमें आप देख सकते हैं अब 2 अंकों वाले पूरे के पूरे क्वेश्चन थे। 2 अंकों वाले क्वेश्चन में देखिए जो पहला क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था कि सेव को हम आभासी फल कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो पहला 2 नंबर वाला क्वेश्चन कौन सा था कि सेव को हम आभासी फल क्या कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो याद रखना है कि पौधे में जो बीजांड है, पौधे में जो बीजांड है ये परिपक्व होकर के बीज का निर्माण करता है तथा अंडाशय किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ याद रखना है कि कुछ प्रजाति में पौधे क्या होते हैं, जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फल का निर्माण अंडाशय से नहीं होता है बल्कि अंडाशय के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से होता है, जैसे पुष्पासन से हो जाता है। तो इस प्रकार के फल को हम कहते हैं आभासी फल, असत्य फल या कूट फल या फॉल्स फ्रूट। तो सेव एक आभासी फल का उदाहरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका निर्माण जो है मुख्य रूप से पुष्पासन के द्वारा होता है, तो यह भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सेव क्या होता है, एक आभासी फल है और जो फल का निर्माण होता है वो पुष्प के अंडाशय से होता है। साथ ही साथ बीजांड का निर्माण, बीजांड से किसका निर्माण होता है, तो बीजांड से निर्माण होता है बीज का। यह भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद देखिए अगला इसके 8वां में क्वेश्चन क्या दिया गया था कि परागकण भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका क्या होती है, यानी टेपिटम के 2 कार्य लिखना था आपको। तो टेपिटम की यदि हम बात करते हैं तो देखिए टेपिटम जो होता है, टेपिटम जो है यह मुख्य रूप से पराग कोश की स्फुटन में मदद करता है, मतलब पराग कोश के फटने के समय यह मुख्य रूप से मदद करता है। साथ ही साथ याद रखना है कि यह परागकण को पोषण भी देने का कार्य करता है। क्या करता है, यह परागकण को पोषण देने का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से दोनों इंपॉर्टेंट कार्य आपको टेपिटम के याद रखने थे। फिर इसके बाद देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन था 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाले अगले दोनों क्वेश्चन क्या थे कि गिफ्ट का पूरा नाम लिखना था। किसका पूरा नाम, गिफ्ट का। तो गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, गैमीट इंट्रा। गिफ्ट का पूरा नाम आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, गिफ्ट का पूरा नाम, गिफ्ट का पूरा नाम होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है, गैमीट इंट्रा, यहां पे आप बना लेंगे गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो ये होता है पूरा किसका, गिफ्ट का पूरा नाम। इसके अलावा पूछा था आपसे जिफ्ट का पूरा नाम, तो जिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बस एक वर्ड का फर्क है, यहां पे गैमीट की जगह यहां पे क्या हो जाएगा, जाइगोट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर हो गया। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि एमनियोसेंटेसिस की क्रिया क्या होती है। तो एमनियोसेंटेसिस देखिए क्या होती है, यह भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है और इस तकनीक के द्वारा क्या किया जाता है कि अगर गर्भ में कोई शिशु पल रहा है तो जन्म से पहले ही उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि होने वाली संतान जो है वो पुत्र होगी कि पुत्री होगी। इसके अलावा अगर कोई भी अनुवांशिक विकार है उसका भी हम गर्भ में ही पता लगा सकते हैं एमनियोसेंटेसिस विधि के माध्यम से। इसमें सर्जिकल सुई के माध्यम से हम जेनेटिक फ्लूइड को या हम कह सकते हैं अनुवांशिक द्रव को बाहर निकालते हैं, या सर्जिकल सुई के द्वारा द्रव को हम एमनियोटिक द्रव को बाहर निकालते हैं जिसके द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है और इस प्रकार से उसके अंदर उपस्थित अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है या कोई भी असामान्यता है तो उसका पता लगाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। फिर इसके 8वें में क्वेश्चन था टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। अगला क्वेश्चन क्या था इसके बाद, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी देखिए क्या होता है कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जो कि गर्भाधारण नहीं कर सकती है, तो कुछ स्त्रियां गर्भाधारण करने में योग्य नहीं होती हैं, तो ऐसी स्त्रियों के लिए ही टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु तकनीक अपनाई जाती है। इसमें किया क्या जाता है कि एक टेस्ट ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु को कृत्रिम माध्यमों के द्वारा बाहर निकाला जाता है, नर और मादा से कृत्रिम यंत्रों के द्वारा इनको बाहर निकाला जाता है शुक्राणु और अंडाणु को, और इनको किया क्या जाता है, इनको एक परख नली में लेकर के निषेचन कराते हैं जिससे जाइगोट बनता है और जाइगोट बनने के बाद एक 32 कोशिकीय अवस्था वाला क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और जैसे ही इस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण का निर्माण हो जाता है वैसे ही आप देखेंगे कि इस भ्रूण को हम मादा के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं जिसके द्वारा एक शिशु का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि ऐसी स्त्रियां जो गर्भाधारण नहीं कर सकते उनके लिए अपनाई जाने वाली एक विधि होती है जिसके द्वारा हम टेस्ट ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु को लेकर निषेचन कराते हैं जिसके परिणाम स्वरूप 32 कोश की अवस्था वाला भ्रूण बनता है और उस भ्रूण का रोपण हम कहां कर देते हैं, मादा के गर्भाशय में, जिससे एक विकसित शिशु का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया था, अगला क्वेश्चन क्या था यहां पे, अगला क्वेश्चन था उत्परिवर्तन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या था, उत्परिवर्तन क्या है। तो उत्परिवर्तन का सीधे से मतलब होता है कि जीवों के अनुवांशिक गुणों में अगर अचानक कोई परिवर्तन आता है तो उसे हम बोलते हैं उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसे हम, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। आपको याद रखना क्या बोलते हैं इसे हम, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन।
तो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन आपको याद रखना है कि वह क्रिया है जो कि डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है, अर्थात जिसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में भी परिवर्तन आ जाता है। और पुनर्योजन तकनीक के अतिरिक्त उत्परिवर्तन वह दूसरी क्रिया जिसमें डीएनए में विविधता लाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई पहले डीएनए उपस्थित है तो इसके चलते डीएनए भी चेंज हो सकता है, यानी अनुवांशिक गुण इसके बदल सकते हैं। तो अगर जीवों के अनुवांशिक गुणों में कोई भी अचानक परिवर्तन आता है या जीनों में अचानक से यदि कोई परिवर्तन आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन बोलते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन क्या था यहां पे कि सहलग्नता को परिभाषित कीजिए, सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए आपको सहलग्नता को परिभाषित करना है तो सहलग्नता की परिभाषा क्या हो जाएगी, सहलग्नता की परिभाषा क्या हो जाएगी। देखिए अगर सपोज करिए कोई एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम या गुणसूत्र है, उस एक क्रोमोसोम या गुणसूत्र के अंदर अगर मान लीजिए कोई जीन साथ साथ उपस्थित हैं तो ऐसे जीनों को हम क्या कहेंगे, सहलग्न जीन कहेंगे। और जब ये सहलग्न जीन पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, सहलग्नता बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब दो जीन आपस में साथ साथ रहते हैं जो कि सहलग्न जीन कहलाते हैं, और जब सहलग्न जीन एक जीन से दूसरे जीन पे जाते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो ऐसे जीनों को हम क्या कहते हैं, सहलग्न जीन कहते हैं। और इस क्रिया को हम बोलते हैं सहलग्नता। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, सहलग्नता भी 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था वो था प्रभाविता और अप्रभाविता में 2 अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड रेसेसिव जो कैरेक्टर है आपके, आप ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो था वो था प्रभाविता और अप्रभाविता में 2 अंतर। क्या था, प्रभाविता और अप्रभाविता में 2 अंतर। पहला अंतर यदि हम बात करें प्रभाविता की तो प्रभाविता का मतलब क्या होता है कि वह एलील जो विषम युग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त हो जाता है तथा प्रभावी एलील है, यह एक घटना प्रभाविता कहलाती है। यानी अगर वह एलील जो कि विषम युग्मजीय अवस्था में होने के बावजूद भी प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है तो इस क्रिया को हम बोलते हैं प्रभाविता। और यदि हम अप्रभाविता की बात करते हैं तो विषम युग्मजीय अवस्था में अगर अभिव्यक्त ना होने वाला एलील जो होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी में लक्षण नहीं दिखाई देगा उन्हें हम कहेंगे अप्रभावी लक्षण, या हम उसे क्या कहेंगे, अप्रभाविता कहेंगे। तो इस प्रकार से पहला क्या है आपका, ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या था कि प्रभाविता का कारण जो है एलील पूर्ण रूप से कार्यशील एंजाइम बनता है। अगर प्रभाविता होती है तो प्रभाविता के कारण अगर कोई भी एंजाइम बनता है तो ये पूर्ण रूप से क्या होता है, क्रियाशील होता है, पूर्ण रूप से एक्टिव होता है। जबकि यदि हम बात करते हैं अप्रभाविता की तो जीन में हुए किसी भी बदलाव के कारण अकार्य एंजाइम का निर्माण होता है, मतलब अकार्यशील एंजाइम का निर्माण होता है। अगर हम अप्रभाविता की बात करते हैं तो इसके द्वारा जो एंजाइम का निर्माण होगा वो कैसा होगा, अकार्यशील, यानी इनएक्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन या निर्माण होता है किसके माध्यम से, अप्रभाविता के माध्यम से। तो ये दोनों डिफरेंस आप तैयार कर सकते हैं प्रभाविता और अप्रभाविता के मध्य। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था 2022 के एग्जाम में वो था जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप में यदि हम बात करते हैं डिफरेंस की तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि यह किसी भी जीव का आनुवांशिक संगठन होता है, अर्थात जैसे आप कह सकते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। जीनोटीन का मतलब होता है जीन की संरचना, जीनोटाइप या जीन प्ररूप किसी भी जीव के संगठन को दर्शाता है। संगठन का मतलब है कि वह जीव किन किन जीनों से मिलकर के बना है। तो अगर जीनों की संरचना को अगर कोई भी जीव व्यक्त करता है तो जीनों के संगठन को व्यक्त करने वाले को हम कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि इसकी फिनोटाइप की तो यह जीवों के बाहरी लक्षण को प्रदर्शित करता है। बाहरी लक्षण का मतलब जैसे मान लीजिए यदि मानव की बात करें तो सामने से आपको जैसे बाल दिख रही है, फिर बाल के अलावा आपको क्या दिख रही है, दाढ़ी दिख रही है, या आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है जो कि आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, मतलब जो भी बाहरी रंग रूप को प्रदर्शित करता है वो क्या है, लक्षण प्ररूप है, यानी कि फिनोटाइप है। तो फिनोटाइप आपको याद रखना है यह किसी भी जीव के बाहरी लक्षण को व्यक्त करता है या बाहरी लक्षण को दर्शाता है। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस क्या है कि जीनोटाइप जो होता है यह जीव की जीवन अवधि के समान बनी रहती है। मतलब जीनोटाइप में क्या होता है, किसी भी जीव की जो जीवन अवधि या लाइफ स्पैन होती है या लाइफ साइकिल होती है यह बनी होती है, समान रूप से बनी रहती है। वहीं यदि हम बात करते हैं तो यह पर्यावरण और समय के साथ प्रभावित हो सकता है। मतलब पर्यावरण किसी भी प्रकार से प्रभावित कर सकता है किसको, फिनोटाइप लक्षण को। सपोज करिए पर्यावरण के कारण मान लीजिए आदमी का रंग रूप यदि मान लीजिए ठंडे वातावरण में तो आदमी कैसा होता है, गोरा होता है। वहीं यदि किसी गर्म जलवायु वाले में अगर वही व्यक्ति रहने लगेगा तो उसका रंग रूप कैसा हो जाएगा, काला दिखने लगेगा। तो इस प्रकार से रंग रूप में बदलाव आ सकता है किसमें, फिनोटाइप में। यानी फिनोटाइप में परिवर्तन आ सकता है किसके द्वारा, पर्यावरण के इफेक्ट या पर्यावरण के प्रभाव के कारण। तो पर्यावरण के कारण आपको याद रखना जीनोटाइप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि फिनोटाइप का रंग रूप जो है बदल सकता है, चेंज हो सकता है।
इसके अलावा आपको यहां पे दो इंपॉर्टेंट हमने यहां पे डिफरेंस बता दिए, इसके अलावा दो आप कोई भी और डिफरेंस लिख सकते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन था, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था कि प्रतिजैविकों के नाम लिखना था। किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखने के लिए पूछा गया था अगले क्वेश्चन में। तो किन्हीं दो प्रतिजैविकों के आपको नाम बताना है, तो आप कोई भी प्रतिजैविक के नाम बता सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, डेप्सोन हो गया, इरिथ्रोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया और रिफेम्पिसिन हो गया। तो ये आप कोई भी दो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के नाम आप लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको दो यहां पे प्रतिजैविकों के नाम पूछा गया था, तो आपको लिख देना स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, आप कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं या इरिथ्रोमाइसिन लिख सकते हैं। तो ये है एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकों के नाम। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था एड्स व एचआईवी का पूरा नाम लिखना। क्या लिखना था? एड्स व एचआईवी का पूरा नाम लिखना था। तो देखिए जो एड्स का पूरा नाम होता है वो क्या होता है? एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स का यहां पे आप पूरा नाम देख सकते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जबकि एचआईवी की यदि हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन था हमारा, अगला क्वेश्चन क्या था? एलर्जी क्या है? तो एलर्जी क्या होती है? तो देखिए पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजन यानी कि जो एंटीजन होते हैं, क्या होते हैं? जो एंटीजन होते हैं, इनके प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की जो अंतर्निहित अनुक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। मतलब जैसे ही कोई बाह्य पदार्थ या एंटीजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उतनी ही समय शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं प्रेरित होती है जो कि एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करती हैं या उत्प्रेरित करती हैं, जिस कारण से शरीर में कुछ अनुक्रिया दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं एलर्जी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की जो अतिरंजित अनुक्रिया होती है उसे हम कहते हैं एलर्जी। और ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित या अनुक्रिया उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं एलर्जी। तो एलर्जी के अलावा आपको एलर्जन भी याद रखना। एलर्जन क्या है? ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया उत्पन्न होती है, उस पदार्थ को हम कहते हैं एलर्जन। इसके प्रति बनने वाली जो प्रतिरक्षियां होती है या एंटीबॉडीज होती हैं, इनमें आपको याद रखना जैसे धूल की चिचड़ी, मतलब कहने का ये है परागकण, या आप ये कह सकते हैं कि कोई भी सौंदर्य प्रसाधन के द्वारा, जैसे मान लीजिए धूल धुआं, इनके कारण क्या होता है? शरीर में एलर्जी के परिणाम स्वरूप आपको खुजली दिखाई देने लगता है, जगह जगह शरीर में फोड़े या दाने निकल आते हैं, तो ये एलर्जी के लक्षण भी दिखाई देने लग जाते हैं। तो कुल मिला के एलर्जी क्या है? कोई भी अनुक्रिया है जो कि एंटीजन के प्रवेश करते ही एंटीबॉडीज के द्वारा उत्प्रेरित होती है अनुक्रिया, उसे हम कहते हैं एलर्जी। तो इस प्रकार से एलर्जी भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था औषधि व्यसन क्या है? तो किसी भी प्रकार से नशीले पदार्थों का सेवन करना या नशीले पदार्थों पर आश्रित रहना ही क्या कहलाता है? व्यसन या एडिक्शन कहलाता है। तो यह भी आपको तैयार करना है, व्यसन या एडिक्शन क्या होता है। तो कुछ औषधि व एल्कोहल के कुछ प्रभावों के प्रति आपको याद रखना है कि क्या हो जाता है? लगाव उत्पन्न हो जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? औषधि व्यसन कहते हैं। तो व्यसन या एडिक्शन का मतलब होता है किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन करना या उन पर आश्रित रहना। इसके अलावा ड्रग और एल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एल्कोहलों का ज्यादा यदि मात्रा में कोई भी व्यक्ति उपयोग करेगा तो उसके अंदर घातक दुष्प्रभाव देखने को जरूर मिलेंगे। इसके अलावा देखिए जो अगला क्वेश्चन था हमारा, अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्या? अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहां पे कि जीएमओ, अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीएमओ किसे कहते हैं? तो जीएमओ का पूरा नाम क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? यानी अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। इसको यदि हम हिंदी में बोलेंगे तो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव या ट्रांसजेनिक जीव भी कह सकते हैं। तो देखिए जीएमओ संकर से भिन्न होते हैं क्योंकि संकर के पूरे जीनोम का ही क्रॉस होता है, जबकि जीएमओ में एक जीव में केवल कुंदक वंचित विभाजित जीन पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फसल है, उस फसल के अंदर हमने क्या किया कि एक विशेष प्रकार के जीन का समावेश करा दिया, जिसके कारण से एक नए जीव का निर्माण हो गया, जिसे हम कहेंगे ट्रांसजेनिक जीव या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। अगर फसल के अंदर हमने अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव प्रवेश कराया है तो उसे हम अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल कहेंगे। उसी प्रकार अगर हमने किसी पौधे के अंदर अनुवांशिक रूप से प्रक्रिया अपनाई है तो उसे हम अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे कहेंगे। उसी प्रकार जंतुओं के अंदर अगर हमने अपनाई तो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जंतु कहेंगे। तो इस प्रकार से यह अनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा और जैव प्रौद्योगिकी के तहत जंतु एवं वनस्पतियों में प्रयोग करके
अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारा जीएमओ है ये एक विशेष प्रकार की तकनीक है जिसके द्वारा हम नए प्रकार के जीवों को तैयार कर सकते हैं, अच्छी किस्म के पौधों को या जंतुओं को हम तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छे अच्छे सूक्ष्म जीवों को भी हम विकसित कर सकते हैं किसके माध्यम से, जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के माध्यम से, या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों के माध्यम से हम नए प्रकार के जीवों को, उन्नत किस्म के जीवों को विकसित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जीएमओ भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा आया था एग्जाम में, अगला क्वेश्चन था कि गोल्डन राइस क्या है। क्या था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्डन राइस क्या है, लिखिए। तो गोल्डन राइस की यदि हम बात करते हैं तो यह क्या होती है? धान की एक किस्म है। क्या है? यह धान की एक प्रजाति होती है जिसके दानों में प्रचुर मात्रा में, आपको याद रखना है कि बीटा कैरोटीन जो है ये उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है, जिस कारण से ये खाद्य पदार्थ जो होते हैं पोषण स्तर के लिए काफी अनुकूल होते हैं या काफी अच्छे माने जाते हैं। यदि हम बात करते हैं किसी भी प्रकार से गोल्डन राइस की या सुनहरे चावल की, तो इसके अंदर वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्डन राइस क्या है, तो गोल्डन राइस एक धान की प्रजाति है जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? शुक्र जनन और अंड जनन की प्रक्रिया में आपको डिफरेंस या अंतर बताना है। तो चलिए डिफरेंस या अंतर समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि शुक्र जनन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए शुक्र जनन की प्रक्रिया जो होती है कहां होती है? वृषण के अंदर होती है। और यदि हम बात करें अंड जनन की प्रक्रिया तो यह किसके अंदर होती है? अंडाशय के अंदर होती है। शुक्र जनन की प्रक्रिया में यदि हम बात करते हैं तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अंड जनन की प्रक्रिया में हमेशा आपको याद रखना है किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो दो डिफरेंस आपको तैयार करना है। पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि यह प्रक्रिया वृषण के अंदर होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन की, जबकि अंड जनन या oogenesis की प्रक्रिया अंडाशय के अंदर होती है। इसके अलावा आपने देखा दूसरा डिफरेंस क्या है कि इस क्रिया में वृषण की जो जर्मिनल एपिथेलियम कोशिकाएं होती है इनमें परिपक्वन से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। इनमें जो है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं शुक्राणुओं के बनने के पहले। जबकि यदि हम बात करें अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती है इनमें प्राथमिक ओसाइट का निर्माण होता है, यानी अंडाशय के बनने के पहले इनमें पहले ओसाइट बनता है, जैसे कि शुक्राणु के बनने के पहले स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। तो शुक्राणु के बनने के पहले प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, उसी प्रकार अंडाशय में जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं द्वारा पहले प्राथमिक ओसाइट का निर्माण होता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं अगला डिफरेंस की, तो शुक्राणु जो है अधिक संख्या में बनते हैं। तो शुक्राणु जो होते हैं हमेशा याद रखना है अधिक संख्या में बनते हैं, यानी कि एक बार की शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होगी तो 4 शुक्राणु बनेंगे, जबकि एक बार की अंडाणु जनन या oogenesis की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक ही अंडाणु बनता है या विकसित होता है। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन क्या था कि शुक्राणु की संरचना आपको तैयार करना था। तो शुक्राणु की संरचना आप देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं शुक्राणु की संरचना में। शुक्राणु की जो संरचना होती है चारों तरफ से इसको प्लाज्मा झिल्ली जो है घेरी रहती है। इसके अंदर 4 भाग होते हैं। सबसे पहले ऊपरी भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सीरिया हेड। क्या बोलते हैं? सीरिया हेड। सीरिया हेड भाग में एक क्या होता है? एक न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस या केंद्रक है जिसके ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है। क्या होती है? टोपीनुमा संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। इस एक्रोसोम का निर्माण गाल्जी बॉडी से होता है। दूसरा भाग यदि हम बात करते हैं तो यहां से लेकर यहां तक का भाग कहलाता है ग्रीवा यानी कि नेक। क्या कहलाता है? नेक यानी कि ग्रीवा। तो ग्रीवा वाले भाग में आपको याद रखना है तारक केंद्र या सेंट्रियोल पाए जाते हैं। और कितने सेंट्रियोल पाए जाते हैं? 2 सेंट्रियोल, समीपस्थ तारक केंद्र और डिस्टल यानी कि आपको याद रखना है दूरस्थ तारक केंद्र। तो प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल 2 प्रकार के सेंट्रियोल पाए जाते हैं। कहां पे? शुक्राणु की संरचना में ग्रीवा वाले भाग में। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं मिडिल पीस, यहां से लेकर के यहां तक का भाग मिडिल पीस कहलाता है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है किसको? शुक्राणुओं को गति करने के लिए या प्रचलन करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। इसके अलावा जो चौथा भाग है ये पूंछ कहलाता है, ये टेल कहलाता है। पूंछ में आपको याद रखना है कि एक्सियल फिलामेंट यानी कि अक्षीय तंतु पाए जाते हैं। पूंछ किसी भी स्पर्म को आगे जाने के लिए यानी कि प्रचलन के लिए मदद करती है या हेल्प करती है। तो इस प्रकार से शुक्राणु की संरचना का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंडाणु की संरचना। तो अंडाणु की संरचना में आपको याद रखना है कि 2 इंपोर्टेंट भाग होते हैं। सेकेंडरी ओसाइट के बाहर आपको यहां पे एक परत दिख रही है जिसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं जोना पेलिसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेलिसिडा। और ये जो अंदर वाली परत होती है इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं पेरीवेटलाइन स्पेल। इसके अलावा आपको याद रखना है कोरोना रेडिएटा परत होती है, चारों तरफ से ये परत घेरी होती है इस प्रकार से, इसको क्या हम बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। तो इस प्रकार से अंडाणु की संरचना आप बना सकते हैं। अंडाणु में जैसे ही शुक्राणु जो है फ्यूज होंगे वैसे ही क्या हो जाएगा? निषेचन या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
अगला क्वेश्चन था कि अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। तो देखिए डीएनए की संरचना में आपको याद रखना है कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। यहां भी पूरकता का सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रम में आपको याद रखना है कि नियंत्रित करता है, यानी एडिनोसिन थाइमिन की जगह पर और यूरेसिल के साथ क्षार युग्म बनता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो अनुलेखन होता है डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इस क्रिया में एक विशेष प्रकार का एंजाइम भी भाग लेता है जिसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था हमारा दात्र कोशिका अरक्ता या सिकल सेल एनीमिया रोग क्या होता है। तो सिकल सेल एनीमिया की परिभाषा आपसे यहां पे पूछी गई थी। तो सिकल सेल एनीमिया कोशिका क्या होती है या सिकल सेल एनीमिया क्या होती है। तो देखिए यह एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी होती है। क्या होती है, अनुवांशिक बीमारी होती है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है इनका आकार गोल की जगह क्या हो जाता है, द्विअवतल हो जाता है, यानी कि हंसियाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है, जिस कारण से रुधिर का बहाव क्या हो जाता है, रुक जाता है और व्यक्ति की एनीमिया एनीमिया से जो व्यक्ति पीड़ित है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से दात्र कोशिका अरक्ता या सिकल सेल एनीमिया रोग क्या होता है, यह जनकों से संतानों में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यह एक प्रकार का अनुवांशिक बीमारी होती है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी यह बीमारी हो सकती है और इसमें आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है, जिस कारण से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। क्यों, क्योंकि आरबीसी धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो था, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, अगला क्वेश्चन यहां पे दिया गया था, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था कि प्रतिजन क्या है। प्रतिजन के यहां पे आपको 3 गुण या 3 कार्य लिखना था। क्या लिखना था, प्रतिजन के आपको 3 लक्षण लिखना था। तो पहला लक्षण क्या होता है कि यह पदार्थ जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडीज के उत्पादन हेतु प्रेरित करता है, यानी एंटीबॉडीज के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके बाद आपको याद रखना है दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य या गुण क्या है कि एंटीजन जो होते हैं बड़े आकार के एवं जटिल अणु होते हैं जो कि अधिकतर प्रोटीन होता है। तो एंटीजन जो होते हैं ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट गुण इनका क्या होता है कि एंटीजन जो होते हैं ये शरीर में प्रवेश करके प्रतिरक्षा तंत्र को उत्तेजित करते हैं। जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं या इंटर करते हैं वैसे ही शरीर के अंदर प्रतिरक्षात्मक तंत्र जो है चलने लगती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि प्रतिजैविक जो होते हैं, प्रतिजैविकों में पूछा गया था कि प्रतिजैविक के 3 लक्षण क्या क्या होते हैं। तो प्रतिजैविक के लक्षण आपको तैयार कर लेना है। पहला है कि परपोषी की रोग कारक जीवों में लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिलती है प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी कहने का मतलब प्रतिजैविका या एंटीबॉडी का या प्रतिरक्षी का, यहाँ पे एंटीबॉडी लिखा है, देखिए हिंदी में नाम आपको चेंज कर लेना, यहाँ पे प्रतिजैविक लिखा है जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंटीबॉडी का मतलब होता है प्रतिरक्षी। तो प्रतिरक्षी का पहला काम क्या है कि रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता शरीर के अंदर डेवलप करना। दूसरा काम है कि प्रतिजैविक एक ऐसा पदार्थ होता है जो जीवाणु को मारने तथा उनका विकास को रोकने का काम करता है। इसके अलावा प्रतिजैविक का प्रयोग एक सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न किए गए ठोस या तरल पदार्थों के लिए किया जाता है जो जीवाणु को मारने में भी सक्षम होता है। तो यानी जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने 2022 का यहाँ पे जो भी सलूशन आपको कराया, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।